तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ेंगे राजस्थान में ट्रस्टोनी क्रांति। क्रांति से पहले हम बात करते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों के पहले किसका राज था, तो मुगलों का राज था। जब मुगलों का धीरे धीरे पतन होने लगा तो दो शक्ति सामने, एक तो मराठा और अंग्रेज। मराठों के और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होने लगे। उसके बाद जो मराठा थे वह राजस्थान में काफी लूटमार किया करते थे, जिसके कारण जो राजस्थान के राजा थे वो मराठों से तो काफी परेशान थे। राजस्थान के राजा चाहते थे कि अंग्रेज उनसे हाथ मिला लें, उनसे संधियां कर लें, मराठा से छुटकारा मिले। इसके लिए राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाना शुरू किया, यानी संधियां करना शुरू की। तो सबके पहले 1803 में सहायक संधि की थी भरतपुर और अलवर ने। इस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जीजी थे, वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक, हम बात करें आगे तो बाकी की जो राजस्थान की जितने भी रियासतें थी वो 1817 और 18 में अधीनस्थ पार्थक्य की संध्या कर लेती हैं। 1817 में करौली और कोटा करती हैं और 18 में लगभग सारा राजस्थान कर लेता है। 1823 में सिरोही को छोड़कर, क्योंकि सिरोही सबके एंड में करता है। यहाँ पर जो भारत के जीजी गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक, पहले में कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, और दूसरी संधियों में लॉर्ड हेस्टिंग थे। इन संधियों का जो प्रतिनिधि था, यानी कि अंग्रेजों और राजाओं के मध्य जो प्रतिनिधि हुआ करता था, जो संधियों पे साइन करता था, जिसके संधियों पे साइन चलते थे, वो दो थे यहाँ पर। एक तो था चार्ल्स मेटकॉप, इसके द्वारा लगभग सारे राजस्थान के राजाओं के साथ संध्या की गई थी। दूसरे नंबर पर जो जॉन मेलकम है, उसके द्वारा वागड़ क्षेत्र पर, यानी कि इधर जो दक्षिणी जो रियासत है, डूंगरपुर, महाराणा प्रतापगढ़, इनके राजाओं के साथ संध्या की गई थी। तो यहाँ पर दो नाम है, चार्ल्स मेटकॉप और जॉन मेलकम। ठीक, एक बार और देख लो। प्रथम एजीजी, अच्छा 1803 में जीजी कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद 1817-18 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। इनका प्रतिनिधि कौन था? चार्ल्स मेटकॉप और जॉन मेलकम। ठीक, जब यहाँ पर संध्या कर ली गई अंग्रेजों के द्वारा तो हर रियासत में अपना एक पॉलिटिकल एजेंट रखा गया। इन सभी पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर एक रेजिडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं राजपूताना ऑफ रेजिडेंट, यानी कि सभी पॉलिटिकल एजेंटों का अधिकारी। उसे हम कहते हैं राजपूताना ऑफ रेजिडेंट, जो कि थे डेविड ऑक्टोलोनी। इनका जो मुख्यालय था वो दिल्ली में था। सर्वप्रथम रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो दिल्ली में। डेविड ऑक्टोलोनी यहाँ आकर अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने लगी। राजस्थान कहाँ पर? यहाँ पर दिल्ली राजस्थान के काफी दूर है। जो भी पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था उसको आने जाने में काफी टाइम लगता था। इसलिए 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के द्वारा दिल्ली से 1832 में अजमेर को अपना मुख्यालय बनाया। किसको? अजमेर को। अब मुख्यालय अंग्रेजों का कहाँ पर है? अजमेर में। और एक पद बनाया गया, राजपूताना ऑफ रेजिडेंट के पद को हटाकर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया, जिसका मुख्यालय अजमेर था। उसके बाद 1845 ईस्वी में इस मुख्यालय को आबू को बनाया गया। आबू सिरोही में पड़ता है, तो सिरोही को यहाँ पर दूसरा मुख्यालय बनाया गया है। इसका कारण यह था कि अजमेर में काफी गर्मियां पड़ती है, इससे अंग्रेजों को काफी परेशानी होती थी। तो गर्मियों में अंग्रेज यहाँ पर आबू में आ जाया करते थे, जो कि सिरोही में पड़ता है, और सर्दियों में अंग्रेज कहाँ रहते थे? अजमेर। तो 6 महीने यहाँ पर, 6 महीने कहाँ पर? आबू में। इस प्रकार अंग्रेजों के यहाँ पर दो मुख्यालय हो गए। 1800 ये बना था 1832 में, ये बना था 1845 में। जो यहाँ बैठता है उसको हम कहते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एक तो हमारे पॉलिटिकल एजेंट है, इनके ऊपर एजेंट टू गवर्नर जनरल, इनके ऊपर है गवर्नर जनरल। ठीक, हम बात करें 1832 में राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे मिस्टर लॉकेट। प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट। हम बात करें कि 1857 की क्रांति के टाइम पे राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हम बात करें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आपको 3-4 नाम और ध्यान रखने हैं, जैसे कि प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट, अब्राहम लॉकेट जिन्हें हम कहते हैं। 1857 की क्रांति के टाइम पे एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति के टाइम में भारत के एजीजी कौन थे? भारत के जीजी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार हमने बात करी सर्वप्रथम सहायक संधियों की, फिर हमने बात करी अधीनस्थ संधियों की, फिर मैंने आपको बताया इनका जो प्रतिनिधि थे वह चार्ल्स मेटकॉप, जॉन मेलकम। राजपूताना रेजिडेंट थे हमारे डेविड ऑक्टोलोनी, दिल्ली का इनका मुख्यालय था। 1832 में अजमेर को बनाया गया, जिसके जो एजेंट गवर्नर जनरल थे वह मिस्टर लॉकेट थे। दूसरा मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1845 में आबू को। 1857 के क्रांति के टाइम पे एजीजी कौन थे? जो जॉन पैट्रिक लॉरेंस, और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। हमने मोटी मोटी सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब मैं बताऊं 1857 के क्रांति के टाइम पे राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में जो सैनिक छावनियां रखी गई थी वो कितनी थी। तो राजस्थान में कुल मिलाकर 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। हम बात करें मैप में, तो जो अजमेर है यहाँ पर 2 सैनिक छावनियां थी, एक नसीराबाद, एक ब्यावर। ठीक,
हम बात करें दूसरी टोक में तो ये एक देवली सैनिक चौकी थी, एमपी में थी नीमच, एक थी हमारे उदयपुर में खेरवाड़ा और एक थी पाली में एरिनपुरा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कितनी कितनी? नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, देवली टोक में। अच्छा, टोक में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? कोटा कंटीजेंट। और एरिनपुरा जी की पाली में वो जोधपुर लीजन यहाँ पर सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी। ब्यावर अजमेर में रेजिमेंट और खेरवाड़ा उदयपुर में एमबीसी मेवाड़ बिल कोर यहाँ पर सैनिक टुकड़ियां थी। जो ये 2 सैनिक टुकड़ियां हैं ब्यावर और खेरवाड़ा, इनमें संधि कोई संधि नहीं, यहाँ पर क्रांति बिल्कुल नहीं। बाकी 4 में क्रांति, हम इन चारों को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। जैसे कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था। जोधपुर का कौन था? मैग्मेसन था। कोटा का कौन था? बटन था। उदयपुर का कौन था? सावर। सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। और भरतपुर के मोरिसन। ठीक, ये हमारे पॉलिटिकल एजेंट, ये हमारी छावनियां। और मैंने यहाँ पर राजस्थान के मैप में भी सारी चीजें कवर कर दी है। और अब शुरू करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में। जो सर्वप्रथम क्रांति होती है वो होती है नसीराबाद में। तो चलिए शुरू करते हैं नसीराबाद की 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अच्छा, ये हुई थी राजस्थान में। भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई को हुई थी। 10 मई को हुई थी मेरठ से। कहाँ पर से? मेरठ से। जब मेरठ से 10 मई को यहाँ पर क्रांति हो जाती है और जब राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस थे इस टाइम पे 1857 क्रांति में, वो इस टाइम पे थे आबू मुख्यालय। दूसरा मुख्यालय जो था वो आबू में था। तो यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर थे। इनको क्रांति की सूचना मिलती है 19 मई को। क्रांति कब हुई? 10 मई को। सूचना कब मिली? 19 मई को। मेरठ में जब क्रांति हुई तो मेरठ में क्रांति करने के बाद जो यहाँ की सैनिक टुकड़ी थी वो दिल्ली जाती है। इसका भी एक कारण था, क्योंकि जो भारत के जो जितने भी सैनिक थे वह अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे और जो फले मुगल बादशाह था उसको वापस मुगल बादशाह बनाना चाहते थे। इसलिए दिल्ली में जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था वहां जाते हैं, उसको अपना नेता बनाते हैं। तो मेरठ के सारे सैनिक कहाँ चले गए? इधर हमारे दिल्ली चले गए। एक सैनिक टुकड़ी थी 15वीं नेवी इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं नेवी इन्फेंट्री। वो यहाँ से मेरठ से आई हुई थी अजमेर को। कहाँ? अजमेर। जब वो अजमेर आई तो इस बात का पता चला पॉलिटिकल एजेंट एजीजी को आबू में। तो आबू में जब इसको पता चला कि अजमेर में एक 15वीं नेवी इन्फेंट्री मेरठ से आई है तो काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि जिस प्रकार मेरठ में सैनिकों ने क्रांति की, हो सकता है अजमेर में भी क्रांति करते। और अजमेर अंग्रेजों का मुख्यालय है। यहाँ पर काफी पैसा और काफी हथियार गोला बारूद रखे हुए हैं। अगर यहाँ पर क्रांति करते हैं तो अंग्रेजों को काफी नुकसान होगा। इसने यहाँ पर संदेश भिजवाया, किसने? एजीजी ने, कि जो 15वीं नेवी इन्फेंट्री यहाँ पर है, बंगाल नेवी इन्फेंट्री, उसको यहाँ से नसीराबाद भेज दो। नसीराबाद इनकी छावनी है तो वहां पर भेज दो। और इनके जो हथियार है 15वीं नेवी इन्फेंट्री के, उनके हथियार यहाँ पर जब्त कर लो, यानी कि यहाँ पर रखवा लो। इनको मैंने हथियारों के कहाँ भेज दो? नसीराबाद। सैनिक भी चले गए नसीराबाद। रास्ते में जा रहे थे तो इनको सूचना मिली कि हमारे हथियार तो रखवा लिए इन्होंने, लेकिन जो नसीराबाद में सैनिक टुकड़े मुंबई लॉर्डसेंस, उनके हथियार इन्होंने लोड करवा लिए, यानी कि उनको हथियार दे दिए, गोला बारूद जब्त कर लिया और कहा अगर ये 15वीं नेवी इन्फेंट्री नसीराबाद आते ही विद्रोह करती है, क्रांति करती है, तो इन्हें आते ही वहां मार दिया जाए। इस बात का पता चलता है 15वीं नेवी इन्फेंट्री को कि हमारे हथियार तो रखवा लिए, इनके भरवा लिए। जब 15वीं नेवी इन्फेंट्री को सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि जो अंग्रेज है वो हम पर भरोसा नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि हम भी मेरठ की तरह क्रांति कर देंगे। कहाँ पर? अजमेर में। इसके कारण से उन्होंने हथियार छुड़ा लिए और उनके भरवा लिए कि जाते इनके ऊपर लोड कर देना। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो इन्हें लगा कि अंग्रेज अगर हमारे ऊपर शक कर ही रहे हैं, क्यों ना इनको यकीन में बदल दिया जाए। वैसे भी तो मरने वाले हैं इसे, क्यों ना क्रांति कर ही दी जाए। तो जैसे ही ये 15वीं नेवी इन्फेंट्री यहाँ से नसीराबाद जाती है 28 मई को, नसीराबाद में हर हर महादेव कर देते हैं और क्रांति की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। इस टाइम पे नसीराबाद में कुल मिलाकर जो मुख्य सैनिक अधिकारी थी वह थे कर्नल न्यूबेरी स्टोपिडू। इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पर मारते हैं। अच्छा, इस जो क्रांति थी नसीराबाद की, इसका जो नेतृत्व करता था वो था बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। क्रांति किसने की थी? 15वीं नेवी इन्फेंट्री। अच्छा, यहाँ पर एक और नेवी इन्फेंट्री थी 30वीं। वो क्रांति नहीं करती, लेकिन जब क्रांति पूर्ण हो जाती है तो वो भी 15वीं नेवी इन्फेंट्री के साथ दिल्ली को रवाना होती है। वो कौन सी थी? 30वीं। तो यहाँ पर 15वीं और 30वीं दोनों मिलकर क्रांति करती। नेतृत्व करता कौन था? बख्तावर। और जो अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर सैनिक छावनी में,
कौन कौन? न्यूबेरी, कर्नल न्यूबेरी और स्टोपेडो, इन दोनों को यहाँ पर मार दिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा। दो को घायल किया जाता है, कैप्टन लॉक और लेफ्टिनेंट हार्डी, इन दोनों को यहाँ पर घायल कर दिया जाता है। एक अंग्रेजी अधिकारी था पेनी, कर्नल पेनी, इसको यहाँ पर हृदयाघात के कारण की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ से क्रांति करके नसीराबाद के सैनिक 15वीं और 30वीं दोनों कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली, क्योंकि सभी कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। इसके बाद 28, 29, 30 को एक क्रांति करते हैं। 31 मई को भरतपुर में क्रांति होती है। कहाँ पर? 31 मई को कहाँ पर होती है? भरतपुर में। इस टाइम पे जो भरतपुर के राजा थे वो जसवंत सिंह जी थे और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको बताया मोरिसन था। ये जो क्रांति होती है तो ये क्रांति करते हैं मेऊ जाति के लोग और गुज्जर जाति के लोग, आदिवासी लोगों के द्वारा यहाँ पर क्रांति की जाती है। ये जो क्रांति होती है तो इस टाइम पे जसवंत सिंह जी मोरिसन यानी कि जो पॉलिटिकल एजेंट था इसको यहाँ से आगरा भेज देते हैं। कहाँ पर? आगरा भेजते थे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी को मारा गया था, तो जसवंत सिंह जी को भी लगा बेकार में बेचारा पॉलिटिकल एजेंट मारा जाएगा, इसलिए इसने यहाँ मोरिसन को कहाँ भेजा? आगरा। तो 28 मई को सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई? तो नसीराबाद में। दूसरे नंबर पर क्रांति कहाँ हुई? भरतपुर में हुई थी। जो तीसरे नंबर पर क्रांति होती है वो होती है नीमच में। नीमच वर्तमान में तो एमपी में पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे राजस्थान का भाग हुआ करता था। अच्छा, जब यहाँ पर राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति हो चुकी थी तो इस बात की जानकारी पूरे राजस्थान को हो चुकी थी। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था एबोट, उसको भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि नसीराबाद में तो होगी, हमारा भी नंबर जल्द आ सकता है। इसके लिए एबोट ने यहाँ पर जो नीमच छावनी में जितने भी सैनिक थे उनको इकट्ठा किया और उनको अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की कसमें खिलाई। तो इस प्रकार एबोट ने कसमें खिलाई, लेकिन यहाँ पर एक आदमी था मोहम्मद अली बेग, इसने कसम खाने से मना कर दिया। इसने कहा कि जब अंग्रेजों ने अपनी कस्में, अपने वादे याद नहीं रखे तो हम भी इन कस्मों को नहीं खाते, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अंग्रेजों के द्वारा साइक संधि की गई थी तो उसकी कुछ शर्तें थी। जैसे अंग्रेज राजा और अंग्रेज के बीच संधि हुई थी तो अंग्रेजों का कहना था कि आपके जो आंतरिक मामले उनमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहरी मामले जैसे युद्ध संधि वो अंग्रेजों से बिना पूछे नहीं होगी। ये आदमी था अवध साइड का, बिहार साइड में पड़ता है अवध। उस टाइम पे अवध कहा जाता था उसको। अवध का जो नवाब था उस टाइम पे वाजिद अली शाह, उसको अंग्रेजों के द्वारा गद्दी से हटा दिया गया था और दूसरा राजा बना दिया गया था। अच्छा, जो अवध था वहाँ का जो वाजिद अली था वहाँ पर अंग्रेजों ने कहा कि एक कुशासन है कि जो वाजिद अली है वो सही राजा नहीं है। इस कारण से मोहम्मद अली बेग अंग्रेजों का काफी नाराज था और यहाँ पर कसम खाने से मना कर देता है। लेकिन इस टाइम पे तो एबोट इसको समझा लेता है, लेकिन अगले ही दिन ये कसम खिलाई थी 2 जून को, लेकिन अगले ही दिन हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को नीमच में यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। एबोट को यहाँ पर मार दिया जाता है। नीमच के विद्रोह में जब नीमच के सैनिक क्रांति करते हैं तो नीमच से होते हुए नीमच से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं और दिल्ली जाने के लिए ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भीलवाड़ा में जो शाहपुरा है, शाहपुरा एक रियासत है, वहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, वो नीमच के विद्रोहियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। कहाँ पर? शाहपुरा के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, वो यहाँ पर इनका स्वागत करते हैं। शाहपुरा के बाद ही जाते हैं टोक होते हुए। टोक में मैंने आपको बताया था देवली एक सैनिक चौकी, देवली में एक बटालियन हुआ करती थी, महिदपुर बटालियन, उसको अपने साथ देते हैं 4 जून को। ये टोक आप देवली का पहुंच गए थे 4 जून को, 3 जून को यहाँ पर विद्रोह किया, 4 जून को कहाँ पर है? टोक में स्थित देवलीपुर छावनी में यहाँ पर महिदपुर बटालियन को लिया देवलीपुर से 4 जून को और कहाँ निकल गए? दिल्ली। जब यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया था तो एबर्ट को मारा ही सही था, लेकिन यहाँ जो बाकी के अंग्रेज थे नीमच से वो भाग कर किधर आ गए थे? चित्तौड़ साइड पर। लगभग 40 एक अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज, वो कहाँ पर आ रहे थे? तो इधर चित्तौड़ उदयपुर साइड पे आए थे। तो रास्ते में एक डुंगला गांव पड़ता है, डुंगला गांव का कहा जाता है कि रूगाराम किसान था। रूगाराम किसान ने उन्हें शरण दी थी और जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, फिर सावर्स यहाँ पर आता है, रूगाराम सिंह 40 अधिकारियों को ले जाता है। उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह, उस टाइम पे स्वरूप सिंह यहाँ पर उदयपुर के राजा थे, उदयपुर के स्वरूप सिंह के पास उन्हें ठहराता है। स्वरूप सिंह बाद में उन्हें यहाँ पर जो पिछोला जिले में स्थित जंग मंदिर है, जंग मंदिर में उन्हें यहाँ पर ठहराता है, उनकी रक्षा करता है। कौन लेके गया था? सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट। तो इस प्रकार यहाँ पर नीमच का विद्रोह पूर्ण होता है, सारे दिल्ली चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद यहाँ पर टोक में विद्रोह हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया देवली में 4 जून को होता है। जैसे ही देवली में विद्रोह होता है तो टोक की जनता जो होती है वो भी विद्रोह कर देंगे 10 जून को। कब? यहाँ पर 10 जून को विद्रोह होता है। अच्छा, टोक का जो नवाब हुआ करता था वजीरुद्दौला, वो तो अंग्रेजों की साइड ही था, यानी कि राजस्थान के जितने भी राजा थे वो तो अंग्रेजों का साथ निभा रहे थे, यानी कि अंग्रेजों के साथ दोस्ती थी।
यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो सैनिकों ने किया था, जनता ने किया था, सामंतों ने किया था। तो राजा तो नवाब तो किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ। लेकिन जो विद्रोह किया था वो विद्रोही था मीर आलम खां। इसके नेतृत्व में टोंक में विद्रोह हुआ, मीर आलम खां। अच्छा, टोंक में एक निम्बा एड़ा जगह पड़ती है। निम्बा एड़ा की जनता ने नीमच, जो नीमच है, जब भी टोंक होती है कहते हैं, तो निम्बा एड़ा की जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत भी किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे ताराचंद पटेल। जब नीमच के विद्रोही विद्रोह करके दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो पीछे से इनके ऊपर एक जक्सन नामक अधिकारी इनका पीछा कर रहा था, नीमच के विद्रोहियों का। कौन? जक्सन। तो ताराचंद पटेल जक्सन का सामना करते हैं। हालांकि बाद में ताराचंद पटेल को पकड़ लिया जाता है और इन्हें यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। कहा जाता है कि जो टोंक था, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने? महिलाओं ने। इस बात की जानकारी हमें मिलती है मोहम्मद मुजीब। कौन? मोहम्मद मुजीब की पुस्तक आजमाइश से। कौन सी पुस्तक? आजमाइश से। तो हमने पढ़ा नीमच का विद्रोह और हमने पढ़ा टोंक का विद्रोह। एक बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं हम अपनी। जैसे कि नीमच में बात करें 3 जून को, यहाँ के जो नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ऐबूर था। किस राजा ने स्वागत किया? लक्ष्मण सिंह ने। कहाँ का राजा था? शाहपुरा का स्वागत किया। अच्छा, देवली के महिदपुर बटालियन को 4 जून को ये दिल्ली रास्ते से दिल्ली लेकर चले जाते हैं। 40 अंग्रेज अधिकारी थे, रूगाराम किसानों को शरण देता है। उदयपुर के सावर्स पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, वो इन्हें स्वरूप सिंह के पास ले जाता है। स्वरूप सिंह इन्हें जगबंदी में ठहराता है। फिर हमने बात करी टोंक में। टोंक के नवाब थे उस टाइम पे वजीरुद्दौला। विद्रोह किसने किया है? मीर आलम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। नीमा हेड़ा की जनता नीमच के विद्रोह को यहाँ पर स्वागत करती है। ताराचंद पटेल जैक्सन का यहाँ पर सामना करते हैं, लेकिन इन्हें बाद में फांसी दे दी जाती है। इस जो टोंक में विद्रोह हुआ था उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस बात की जानकारी हमें मिलती है मोहम्मद मुजीब की पुस्तक आजमाइश से। तो ये हमने सारी चीजें क्लियर कर ली।